भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय भूगोल की शानदार रिवीजन के बाद आज से शुरू हो रहा है विश्व का भूगोल। सिर्फ 20 मिनट में पूरी दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके रिवीजन करेंगे। अगर यूपी ट्रिपल एससी पुलिस और वनडे एग्जाम या टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखें। ठीक है, बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं विश्व का भूगोल। विश्व का भूगोल की बात करें तो ब्रह्मांड में क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई थी? ब्रह्मांड की उत्पत्ति 13.6 अरब वर्ष पहले हुई थी। ऑप्शन में 13.6, 4.5 या 18 अरब वर्ष पहले इस तरह से रहता है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति 13.6 अरब वर्ष पहले आकाश गंगा के अनंत समूहों को ही हम ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है, जिसका निरंतर विस्तार होता रहता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत जो है वो महाविस्फोटक सिद्धांत, जिसे बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं, प्रतिपादक जॉर्ज लेमेंतियर है। आकाशगंगा में देखें तो आकाशगंगा तारों का विशाल समूह है। आकृति अनेक प्रकार की इसकी होती है और प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे होते हैं। ठीक है, दुग्ध मेखला जिसे मिल्की वे भी बोलते हैं। दुग्ध मेखला मिल्की वे का अन्य नाम जो है मंदाकिनी भी है। और हमारा सौरमंडल इसमें स्थित होता है, आकार इसका सर्पिलाकार होता है। ठीक है, सौरमंडल की अगर बात करें तो सौरमंडल जो है ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, उल्काओं, धूमकेतु एवं अन्य आकाशीय पिंडों का समूह है। ऑप्शन में लिख लेगा कि सौरमंडल क्या है। ऑप्शन ए ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, उल्काओं, धूमकेतु, अन्य आकाशीय पिंडों का समूह। किसी में ग्रह, क्षुद्र ग्रह हटा देगा तो इस तरह करके यही जो आपके पॉइंट है यही ऑप्शन बन जाते हैं। ठीक है, तो सौरमंडल ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, उल्काओं, धूमकेतु एवं अन्य आकाशीय पिंडों का क्या है? समूह है। सौरमंडल के ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। सौरमंडल में समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या है? समस्त ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। किसके? सौरमंडल में। निर्माण लगभग इसका कब हुआ था? 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ था। और ब्रह्मांड का कब हुआ था? तो 13.6 अरब वर्ष पहले हुआ था। जैसा कि ऊपर हम लोगों ने अभी देखा था कि 13.6 अरब वर्ष पहले हुआ था ब्रह्मांड का। और सौरमंडल का जो है कब हुआ था? तो 4.6 अरब वर्ष पहले, ठीक है, इसका हुआ था सौरमंडल की उत्पत्ति। ग्रहों का वर्गीकरण अगर करें तो ग्रहों का वर्गीकरण में हम लोग देखने को पाते हैं कि इसमें आंतरिक, धात्विक और बाह्य गैसीय, जैवियन जो होते हैं, इनके आधार पर अगर हम बांटें तो एक पार्थिव ग्रह जो होते हैं, जो जिसे हम आंतरिक, धात्विक या पार्थिव ग्रह बोलते हैं, इसे दूसरे डिवाइडेशन जो होता है उससे कहते हैं बाह्य, गैसीय, जैवियन ग्रह। तो यह मतलब बाह्य ग्रह या गैसीय ग्रह या जैवियन ग्रह। तो पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह में बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल होता है। और बाह्य ग्रह में बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण होता है। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम अगर बात करें या पूछे तो बढ़ती दूरी सूर्य से, मान लीजिए सूर्य ये है तो सूर्य से बढ़ती दूरी, सूर्य ये अगर है तो सूर्य से बढ़ती दूरी है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, यही इसका क्रम है सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार। दूसरा क्वेश्चन पूछता है आकार के अनुसार। मतलब अब ये दूरी नहीं पूछ रहा है, अभी उस दूरी से इसका कोई लेना देना है। अब ये सिर्फ इतना पूछ रहा है कि सबसे बड़ा कौन, सबसे छोटा कौन, उसके आकार के आधार पे और छोटा फिर और छोटा। तो सबसे बड़ा जहाँ बृहस्पति है, फिर शनि, फिर वरुण, इस तरह से फिर पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध सबसे छोटा और बृहस्पति सबसे बड़ा माना जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है। तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, तो ये जो ग्रह कैसे हैं? तो ये बाह्य ग्रह हैं, उसमें सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, सबसे छोटा अरुण है। और जो इनर प्लैनेट है, मतलब आंतरिक जो ग्रह हैं, उसमें पृथ्वी जो है सबसे बड़ी और सबसे छोटी बुध है, ये आप याद रखना। उसके बाद करें अक्षांश की बात करें, एक्सिस की बात करें तो अक्षांश क्या है? तो अक्षांश और देशांतर दो प्रकार की रेखाएं होती हैं। ठीक है, अक्षांश रेखाएं जो ऐसी रेखाएं होती हैं लैंडस्केप में, ये होती हैं अक्षांश रेखाएं। ठीक है, और जो पोर्ट्रेट होती हैं ये होती हैं देशांतर रेखाएं। ठीक है, समानांतर रेखाएं होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं। कोई सच में कोई वहाँ पर पटरी प्रकार लेके खींचने नहीं जाता है, ये एक अनुमानता, काल्पनिक किया जाता है। विषुवत वृत्त में किसी स्थान की पृथ्वी के केंद्र से कोणीय जो दूरी होती है वही अक्षांश रेखाएं होती हैं। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी को, मतलब एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है किसी सर्किल में, तो इन दोनों के बीच की दूरी जो होती है वो कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा कन्फ्यूजन होता है कि जब कोई सब पूरा होगा तो 360 का पूरा होता है तो 180 का होगा, तो 180 का नहीं बल्कि 179 का होता है। ठीक है, कैसे और कारण इनके लिए हम लोग जो डिटेल से पढ़ेंगे इसको, तो हम वो सब चीज़ें वहाँ पर देखेंगे। ठीक, अभी समय सीमित है। पृथ्वी के तापकट यहाँ देखें कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तरी
शीत कटिबंध जो होता है उसका अक्षांश कितने डिग्री होता है, तो 66.5 डिग्री होता है। और उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध 23.5 डिग्री अक्षांश में जैसे कर्क रेखा के पास काटती है। ठीक है, तो दक्षिणी अक्षांश रेखा जो होती है मकर रेखा वो 23.5 डिग्री दक्षिण में, दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव जो होती है वो 66.5 डिग्री में होती है। ठीक है, दो देशांतर रेखा पूछे, देशांतर रेखा क्या, जैसे अक्षांश रेखा पूछे, देशांतर रेखा क्या, ग्रीनविच रेखाओं से किसी स्थान की कोणात्मक दूरी है, क्या देशांतर रेखा है। दो देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम दूरी विषुवत रेखा पर होती है। ठीक है, दो देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम दूरी विषुवत रेखा पर होती है। ठीक है, दो देशांतर रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी ध्रुवों पर होती है। 0 डिग्री देशांतर प्रदान यामोत्तर कहलाती है। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है। ठीक है, और इनकी लंबाई बराबर होती है। भूकंप की बात करें तो भूकंप का अर्थ जो होता है पृथ्वी का कंपन को ही भूकंप कहते हैं। इसका सूचक वायुमंडल में रेडान गैस की मात्रा में वृद्धि जब हो जाती है, तो यही इसका सूचक है, रेडान गैस की मात्रा में वृद्धि। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो भूकंप के सूचक कैसे है, तो रेडान गैस की मात्रा में वृद्धि भूकंप का सूचक है। अधिकेंद्र किसे कहते हैं, अधिकेंद्र किसे कहते हैं, जहाँ भूकंप सबसे पहले पहुँचता है उस पॉइंट को हम अधिकेंद्र कहते हैं। और उद्गम केंद्र क्या होता है, वो अवकेंद्र होता है। तो अधिकेंद्र और उद्गम केंद्र अवकेंद्र में अंतर है। अवकेंद्र उद्गम जहाँ से उत्पन्न होता है, लेकिन जब सबसे पहले भूकंप पहुँचता है वो अधिकेंद्र होता है। इसी तरह बात करें भूकंप आने के कारण, भूकंप आने के प्राकृतिक कारण ज्वालामुखी भ्रंशन और गलन होता है और विवर्तनिक अस्थिरता भी होती है। ठीक है, और उसी तरह मानवीय बात करें, ये तो प्राकृतिक था, ये मानवीय बात करें तो परमाणु परीक्षण, अस्थिर प्रदेशों में बांधों, विशाल जलाशयों एवं सड़कों का निर्माण आदि मानवीय घटनाएं जिन कारण से भूकंप आने का कारण होता है। ठीक है, भूकंपीय तरंग की बात करें तो भूगर्भीय तरंगें दो होती हैं, प्राथमिक जिसे हम पी तरंग कहते हैं प्राइमरी, और जिसे एस तरंग बोलते हैं उन्हें हम सेकेंडरी बोलते हैं, वो द्वितीयक तरंगें होती हैं। जो धरातलीय तरंगें होती हैं उन्हें हम एल तरंगों के से भी डिनोट करते हैं। प्राथमिक या पी तरंगों की बात करें तो ये सर्वाधिक गति वाली भूकंपीय तरंगें होती हैं, 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड ये गति करती हैं। धरातल पर सबसे पहले यही पी प्राइमरी होती हैं और यही सबसे पहले पहुंचती हैं। सबसे ज़रूरी क्वेश्चन जो होता है कि ये तीनों मीडियम से गुजर सकती हैं। ठोस पदार्थों में गति इनकी सबसे अधिक होती है और ये अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। ठीक है, ये तरंगें कैसी, अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। कंपन की दिशा तरंग की गति के समानांतर होता है। शैलों में संकुचन व फैलाव तथा घनत्व में भिन्नता उत्पन्न करती है, ये आपको याद रखना है। द्वितीयक या एस तरंगें गति पी तरंगों की अपेक्षा कम होती है, 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। धरातल पर पी तरंगों के बाद ये पहुंचती हैं। कौन सी, जो सेकेंडरी तरंगें होती हैं, केवल ठोस माध्यम में चलती हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो जो पी तरंगें होती हैं वो जहाँ तीनों माध्यम में चलती हैं, वहीं जहाँ एस तरंग होती हैं वो केवल ठोस माध्यम में ही चलती हैं। इन्हें अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। कंपन की दिशा तरंग की गति की दिशा के लंबवत होता है और पदार्थों में उभार व गर्त का निर्माण करती है। ठीक है, आगे अगर बात करें धरातलीय या एल तरंगें, तो धरातलीय या एल तरंगें जो होती हैं वो सबसे कम वेग भूकंप वाली भूकंपीय तरंगें होती हैं, जिनका स्पीड जो होती है 3 किलोमीटर प्रति सेकंड जा सकती हैं बस। धरातल पर सबसे बाद में यही पहुंचती हैं धरातलीय या एल तरंगें जिन्हें कहते हैं। पूरे धरातल पर भ्रमण करती हैं। लंबी अवधि वाली तरंगें होती हैं, लेकिन इसमें एक सबसे खास बात है कि सबसे ज़्यादा विनाशकारी यही होती हैं। ठीक है, ये आपको पॉइंट याद रखना है। इसके कारण शैलें विस्थापित हो जाती हैं, इमारतें गिर जाती हैं, जिसे हम धरातलीय एल तरंगें ही बोलते हैं। तो इमारतें वगैरह शैलें और विस्थापित हो जाती हैं, क्योंकि ये लंबे समय तक रहेंगी तो ये नुकसान पूरी तरह से, भाई कोई बिल्डिंग मान लीजिए बनी है, हिली और निकल गया तरंग तो कम नुकसान हुआ, लेकिन कोई धीरे धीरे जा रही है तो हिलती रहेगी और वो ढहा देगी, गिर जाएगी फिर। तो ज्वालामुखी उनकी अवस्थिति अगर एक बार देख लें तो विसुवियस, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है ज्वालामुखी की बात कि ज्वालामुखी विसुवियस का जो है किस देश में, तो इटली में जो अवस्थिति है ज्वालामुखी की, तो विसुवियस इटली में पाया जाता है ज्वालामुखी। फ्यूजियामा का जो ज्वालामुखी है वो जापान का है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर का, माउंट एटना सिसिली द्वीप का इटली में पड़ता है। मोना लोआ हवाई द्वीप यूएसए, और किलायू जो ज्वालामुखी है वो हवाई द्वीप यूएसए में ही पड़ती है। तो मोना लोआ और किलायू दोनों ही हवाई द्वीप यूएसए में ही पड़ती हैं। और मेरापी और क्राकाटोवा ये दोनों इंडोनेशिया में पड़ते हैं। मेरापी और क्राकाटोवा ये दोनों इंडोनेशिया में पड़ते हैं। स्ट्राम्बोली भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी इसे हम बोलते हैं, ये इटली में पड़ता है स्ट्राम्बोली। माउंट पोपा म्यांमार में पड़ता है।
इस जो लेक्चर को आप सुन रहे हैं, इसको 2 से 3 बार जब आप सुनेंगे तो आपके दिमाग में जब कभी भी क्वेश्चन सामने आएगा तो आपका टिक लग जाएगा बिना याद किए भी। हालांकि याद कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। तो माउंट पोपा म्यांमार जो है, म्यांमार में पाया जाता है, और किलिमंजारो तंजानिया में, देवबंद ईरान में, बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, देवबंद ज्वालामुखी कहाँ है तो ईरान में है, और को सुल्तान पाकिस्तान में है, चिम्बारा जो इक्वाडोर में पड़ता है, और सबनकामा पेरू में, माउंट येरिबस अंटार्कटिका में, किनाबालू मलेशिया में, अलबुर्ज ईरान में पड़ता है, वहीं पेरिकुटिल मैक्सिको, माउंट पिनाटुबो फिलीपींस में पड़ता है, माउंट सस्ता यूएसए में पड़ता है, और पोपो कैटिपिटल ये मैक्सिको में पड़ता है, कोलिमा भी मैक्सिको में पड़ता है। माउंट रेनियर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि माउंट रेनियर कहाँ ज्वालामुखी है, तो यूएसए में माउंट रेनियर ज्वालामुखी है। माउंट ताल फिलीपींस में पड़ती है। अगर इससे संबंधित आपको कोई ट्रिक की ज़रूरत हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जल्द से जल्द हम 1 मिनट सीरीज़ जो हम शॉर्ट्स के माध्यम से आप दे पाते हैं, उनके माध्यम से मैं ज़रूर आपको एक ट्रिक ज़रूर बताऊंगा। लेकिन इसके लिए आप जो है कमेंट ज़रूर करें और टेलीग्राम से जुड़ जाएं। अपनी समस्या को वहाँ पर कमेंट में बताएं, जो संभव हो पाएगा वो ज़रूर करेंगे। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करते रहें, जिससे कि उत्साह बना रहे और ये सीरीज़ ऐसे ही चलती रहे। रिवीजन सीरीज किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर जीके जीएस के लिए, क्योंकि इसमें वही क्वेश्चन आते हैं जो आपने कभी सुने तो हैं, लेकिन सिली मिस्टेक होने के कारण गलती हो जाती थी। इन्हें ऐसे वीडियो को हमें बार बार देखना चाहिए। मतलब ऐसे जो जीएस होते हैं, ऐसे पॉइंट्स जो होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हीं का ये जो है समागम है, जो इसलिए इनको बार बार हमें सुनते रहना चाहिए, जिससे ये याद बने रहते हैं। अगर हफ्ते में 2 मिनट 5 मिनट भी आप देंगे और एक्स स्पीड लगा करके दोबारा सुनेंगे तो आपका ये बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। माउंट सेल हेलेंस यूएसए में होता है, और एकांकागुआ अर्जेंटीना में, ठीक है। आग्नेय चट्टान की बात करें तो आग्नेय चट्टान मैग्मा या लावा से निर्मित होती है। आग्नेय चट्टान किससे निर्मित होती है? मैग्मा या लावा से। परत रहित, जीवाश्म रहित व कठोर चट्टानें होती हैं। इसमें जीवाश्म नहीं होता, जीवाश्म रहित होती हैं। लोहा, निकेल, तांबा, सीसा, जस्ता आदि का ये स्रोत होता है। चट्टानों के प्रकार की बात करें तो अवसादी चट्टानें फास्फेट, कोयला, सीमेंट, जिप्सम आदि का स्रोत होती है। परतदार एवं जीवाश्म मुक्त होती है। आग्नेय चट्टानों के अपक्षय एवं अपरदन से निर्मित होती है। रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें कठोर एवं तृण चट्टान होती हैं। ताप, दाब एवं रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप निर्मित होती हैं। आग्नेय व अवसादी चट्टानों से निर्मित होती हैं। आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण की बात करें तो बेसाल्ट सिस्ट में बदलता है, बेसाल्ट एम्फीबोलाइट में बदलता है, और ये ग्रेनाइट जो होता है वो नीस में भी बदलता है। इसी तरह अवसादी चट्टानों का रूपांतरण जब होता है, अवसादी बलुआ पत्थर जो होता है वो कायांतरित चट्टान क्वार्टजाइट में चेंज हो जाता है। सेल और क्ले जो होता है अवसादी, वो कायांतरित स्लेट में चेंज हो जाता है। और चूना पत्थर संगमरमर में, लिग्नाइट कोयला एंथ्रासाइट में, चाक डोलोमाइट संगमरमर में, और कॉन्ग्लोमेरेट क्वार्टजाइट में। तो बिटुमिनस कोयला जो है ग्रेफाइट व हीरा में बदल जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि बिटुमिनस कोयला जो है अवसादी चट्टान का कायांतरित चट्टान में जब बदलेगी तो किस रूप में है, तो ग्रेफाइट या हीरा में, वही बिटुमिनस। कायांतरित चट्टानों का रूपांतरण अगर किया जाए तो कायांतरित चट्टान जो स्लेट होते हैं वो फाइलाइट में बदल जाते हैं। फाइलाइट जो होते हैं वो सिस्ट में बदल जाते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में विभिन्न गैसों की मात्रा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है नाइट्रोजन की मात्रा किस में, वायुमंडल के विभिन्न गैसों की मात्रा पूछा गया, किसमें, पृथ्वी के वायुमंडल में पूछा जा रहा है। तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की मात्रा 78.08% होती है। ऑक्सीजन की जहाँ 20.95, आर्गन की जहाँ 0.93 और कार्बन डाइऑक्साइड की वहीं 0.03% होती है। ठीक, वहीं नियान की 0.001818 होती है। वहीं हीलियम की 0.0002 होती है, और वहीं क्रिप्टॉन की 0.301 होती है। वहीं हाइड्रोजन की 4.4055 होती है, 55 होती है, और जेनान की 5 टाइम 0 और 9 होती है। तो आपको याद रखना है कि जेनान की 5 टाइम 0 होती है, मतलब सबसे कम, और हाइड्रोजन की 4 टाइम 0 फिर 55, और क्रिप्टॉन की 3 टाइम 0 फिर 1, और हीलियम की 3 टाइम 0 2 1। ये ऑप्शन में हीलियम क्रिप्टॉन हमेशा रहता है। तो आपको याद रखना है कि किसकी कितनी मात्रा पृथ्वी के वायुमंडल में होती है। याद ये रखना है कि पृथ्वी का वायुमंडल है। विश्व के महाद्वीप की बात करें
तो कुल महाद्वीपों की संख्या 7 है। घटते क्रम की बात करें तो सबसे जो है घटते आकार में बात करें तो सब आकार का घटने की बात करें तो सबसे बड़ा जो है एशिया है, फिर अफ्रीका है, फिर उत्तर अमेरिका है, फिर दक्षिण अमेरिका है, फिर अंटार्कटिका है, फिर यूरोप है, फिर ऑस्ट्रेलिया है। ये आकार की दृष्टि से हैं। ठीक है। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं मैकमोहन रेखा जो होती है वो भारत एवं चाइना के बीच में, रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान के बीच में, डूरंड भारत एवं अफगानिस्तान के, मैगिनॉट फ्रांस और जर्मनी के। ठीक है। मैगी को लेकर लड़ाई हो गई थी फ्रांस जर्मनी में, ऐसा आप याद कर लीजिए कि मैगी को लेकर लड़ाई हो गई थी फ्रांस और जर्मनी के बीच में। हिंडनबर्ग जर्मनी और बेल्जियम के बीच में है। 38 समानांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में है। ठीक है। जो चाइना सी के पास लटके हुए हैं उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया, उनकी बात करें तो 38वीं समानांतर रेखा है। 49वीं समानांतर रेखा यूएसए और कनाडा को अलग करती है, मतलब 50-50 से एक पहले। भाई वैसे भी यूएसए कनाडा ये सबसे बड़ा वहाँ पर, तो हम देखेंगे 49वीं समानांतर रेखा 50-50 करती हैं। ठीक। विश्व के प्रमुख पर्वत श्रेणियों की बात करें, एंडीज पर्वत श्रेणी कहाँ पर, हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वोच्च चोटी है, एंडीज पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो एंडीज पर्वत की सर्वोच्च चोटी एकांकागुआ है। और राकी की सर्वोच्च चोटी माउंट एल्बर्ट है। हिमालय की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है। आल्प्स की सर्वोच्च चोटी माउंट ब्लैक है। और दक्षिणी आल्प्स की आवोराकी या माउंट कुक है। और एटलस की सर्वोच्च चोटी माउंट काल है। और ग्रेट डिवेंडिंग रेंज की कोस्युस्को है। अगर आपको ये याद हो जाए कि इसकी अवस्थिति क्या है तो अच्छी बात है, वरना कोई बात नहीं, सर्वोच्च चोटी याद रखना ज़रूरी है। ये तब याद हो पाएगा जब आपका थोड़ा सा माइंड सेट हो कि पश्चिमी दक्षिण अमेरिका, मतलब थोड़ा इमेजिन करना ज़रूरी है। तो एंडीज की अवस्थिति पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका है। ठीक है। तो इसको पढ़ने के बाद एक बार मैप आप ज़रूर डाउनलोड करो और देखो उसमें एंडीज कहाँ है, या सर्च करके देख लो कि राखी कहाँ है, आपको लंबे समय तक याद बना रहेगा। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वो जो है ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है, इसकी अवस्थिति है। कॉस्युस्को इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ट्रांसआर्कटिका पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन और मैसिफ है। मैसिफ क्वेश्चन पूछा था, माउंट विंसन मैसिफ कहाँ, तो ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत में है। कास्केड जो श्रेणी पड़ती है जो कि यूएसए और कनाडा में पड़ती है, उसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट रेनियर है। और काकेसस की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रूस है। यूराल की सर्वोच्च चोटी कोरा नाय है। और ड्रैकेंसबर्ग की सर्वोच्च चोटी जो है कोई विशेष नहीं है इसमें। ठीक है। जाग्रोस ईरान में पड़ता है सर्वोच्च, ये है क्या, तो ये श्रेणियाँ हैं। और माउंट टिटलिस जो है स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है। ठीक है। इसी तरह अगर बात देखें तो जूरा पर्वत जो है कहाँ पड़ता है, तो फ्रांस स्विट्ज़रलैंड और के सीमा पर पड़ता है। क्वेश्चन बहुत पूछा गया जूरा पर्वत, तो जूरा पर्वत कहाँ पड़ता है, तो फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड की सीमा पर। पिरेनीज कहाँ पड़ता है, फ्रांस और स्पेन की सीमा पर। कैंटाब्रियन कहाँ पड़ता है, स्पेन में। मैकेंजी कहाँ पड़ता है, कनाडा में। किलिमंजारो कहाँ पड़ता है, तंजानिया में। ब्लैक पर्वत कहाँ पड़ता है, यूएसए में। ठीक है। अलेगनी कहाँ पड़ता है, यूएसए में पड़ता है। सियरा नेवादा, ये क्या है, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। सियरा नेवादा कैलिफोर्निया यूएसए में है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में, ये भी ब्लैक पर्वत का उदाहरण है। और वॉसजेस फ्रांस में पड़ता है, ये भी ब्लैक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण। और साल्ट रेंज पाकिस्तान में, ये भी क्या है, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण। और वासाच रेंज भी ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं। अवशिष्ट पर्वत की बात करें तो अवशिष्ट पर्वत अरावली, भारत में जो अरावली पर्वत है इसे अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण कहते हैं। इसी तरह पेन्नाइन यूरोप में पड़ता है, वो भी अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। और इसी तरह अप्लेसियन उत्तरी अमेरिका में किसका उदाहरण है, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। पर्वत श्रेणियाँ, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रेणियों की बात करें तो एंडीज पर्वत श्रेणी की लंबाई लगभग 7200 किलोमीटर एंडीज की, रॉकी की 4800 और 2400 हिमालय की लंबाई है। मतलब विश्व के प्रमुख पठार एवं उनकी अवस्थिति की बात करें तो सान पठार म्यांमार में पड़ता है। पोतवार पठार पाकिस्तान में, वहीं पिंडमांड पठार यूएसए में पड़ता है। पैटागोनिया का पठार बहुत सुना होगा आपने, तो पैटागोनिया का पठार क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ है, तो ये साउथ अमेरिका में पड़ता है। ओजार्क पठार यूएसए में, कोलंबिया का पठार यूएसए में। और पामीर का पठार जिसे हम संसार की छत भी कहते हैं, मध्य एशिया की दक्षिणी सीमा पर पड़ता है। और मेसेटा का पठार, तो मेसेटा का पठार क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पेन के आइबेरियन प्रायद्वीप में पड़ता है। चिया पास का पठार मैक्सिको में पड़ता है। अबिसीनिया का पठार इथियोपिया तथा सोमालिया में पड़ता है, सोमालिया में। और अनातोलिया का पठार तुर्की में पड़ता है। वहीं ग्रेट बेसिन पठार यूएसए, कोलंबिया व कोलोराडो नदी के मध्य में पड़ता है। विश्व की प्रमुख घाटियों की बात करें कि विश्व की प्रमुख घाटियाँ, तो स्वात घाटी पाकिस्तान में है। डेथ वैली कैलिफोर्निया में है। पंजसीर
उत्तर पूर्व अफगानिस्तान में है, टेलर घाटी अंटार्कटिका में है, सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में है, राजाओं की घाटी मिस्र में पड़ती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। PDF नोट्स, डेली क्विज और सभी महत्वपूर्ण अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ना न भूलें। मिलते हैं अगली रिवीजन क्लास में। धन्यवाद।